नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार आपका अपने YouTube चैनल मॉडर्न विज्ञान में स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम में हम पढ़ा रहे हैं तुम्हें साइंस में हम आपके लिए लेकर आए हैं। सबसे पहले हम करा रहे हैं केमिस्ट्री। क्या करा रहे हैं? रसायन विज्ञान। क्लियर है? तो रसायन विज्ञान में जो हमारे टॉपिक चल रहे थे, अब तक हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था द्रव्य। क्लियर है? उम्मीद करते हैं आपने द्रव्य चैप्टर को ढंग से पढ़ लिया होगा और उसके क्वेश्चन भी अब सॉल्व करके देख लिए होंगे। ठीक है, अब हम इससे अगला जो टॉपिक है, अगला जो हमारा चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है रासायनिक संयोग के नियम। क्या नाम है? रासायनिक संयोग के नियम। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, पूरा का पूरा चैप्टर ही महत्वपूर्ण है। याद रखना, इसमें होता क्या है कि जितने भी रासायनिक संयोग के नियम हैं उनको हमें पढ़ना है बारी बारी से। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये वाला नियम किसने दिया था, या उस नियम के वैज्ञानिक का नाम बताइए, या नियम के बारे में पूछ लेते हैं। बहुत आसान सा यहाँ से क्वेश्चन आता है, लेकिन दिक्कत ये होती है कि सारे नियम हमें पहले से आने चाहिए। तो हम चलते हैं नियम पर। क्या नियम है? सबसे पहले तो समझेंगे रासायनिक संयोग। तो समझ रहे हैं ना कि कोई अभिक्रिया जो होती है उसके बारे में इस बात को बताया गया है कि रासायनिक संयोग के नियम में पहला नियम यह है कि द्रव्यमान संरक्षण या द्रव्य की अविनाशिता का नियम। क्लियर है? सबसे पहले दिया किसने था? ये नियम दिया किसने था? तो लेवासिए या लेबोसिए। लेबोसिए एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने कहा था कि द्रव्यमान जो है वो हमेशा संरक्षित रहता है। द्रव्यमान जो है वो हमेशा संरक्षित रहता है, कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता। क्लियर है? यही इनका नियम है। एक बार इसको जान लेते हैं क्या है। इन्होंने कहा था कि द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसको नष्ट किया जा सकता है, और ना ही इसको नष्ट किया जा सकता है। क्लियर है? क्या नियम था? द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही इसको नष्ट किया जा सकता है। फिर क्या किया जा सकता है? तो अवस्था परिवर्तित की जा सकती है। याद रखना, क्या होता है? इनकी अवस्थाओं में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे अतः किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन के उपरांत भी द्रव्य का कुल द्रव्यमान उतना ही रहता है जितना अभिक्रिया के प्रारंभ में था। कहने का मतलब यह है कि कोई एक रासायनिक अभिक्रिया है, मान लो ये है AgNO3 प्लस NaCl। ये अभिक्रिया के प्रारंभ में है दोनों। मान लो ये 10 किलोग्राम का हो, मान कर चल रहे हैं, ठीक है ना? ये भी 10 किलोग्राम का हो। क्लियर है? या कुछ भी इसका वेट हम निकाल लेंगे वैसे तो, लेकिन अभी हम तुम्हें उतनी चीज़ों पर नहीं ले जा रहे हैं, नॉर्मली समझ लो। तो उनका कहने का मतलब ये था कि ये जो अभिक्रिया से पहले है, इनका भार, जब हम इसको अभिक्रिया को करा देंगे, जैसे क्या निकल जाएगा? NaNO3 प्लस AgCl। तो उनका कहना ये था कि ये जो टोटल भार कितना था? 20 किलो। तो इधर भी 20 किलो ही होगा। क्लियर है? क्या कहना था इनका? कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन के उपरांत भी द्रव्य का कुल द्रव्यमान उतना ही रहता है जितना अभिक्रिया के प्रारंभ में था। कहने का मतलब इस अभिक्रिया के प्रारंभ में इसका कुल वजन कितना है? अगर 20 है तो बाद में भी अभिक्रिया खत्म होने के बाद इसका टोटल भार कितना होगा? 20 ही होगा। क्लियर है? तो समझ गए, द्रव्यमान नष्ट नहीं होता। बात क्लियर हो रही है सबको? लेकिन एक बात याद रखना, इसे नोट करके चाहो तो कहीं लिख लेना। ये 10 किलो मत लिख लेना, ठीक है ना? यही लिखना है नोट करके। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको भी लिखना। क्या है? सभी अभिक्रियाओं में ऐसा होता है, इनके जो ये जो नियम है इसका पालन होता है सभी रासायनिक अभिक्रियाओं में, लेकिन नाभिकीय अभिक्रियाओं में, किसके लिए? नाभिकीय अभिक्रियाओं या नाभिकीय अभिक्रिया इस नियम का पालन नहीं करती। इस नियम का पालन नहीं करती। अब पेपर में क्या क्वेश्चन आ जाएगा कि नाभिकीय अभिक्रियाएं किस नियम का पालन नहीं करती हैं, और वहाँ 4 नियम होंगे। ठीक है, तो हम पहचान लेंगे किसका? द्रव्यमान संरक्षण का।
क्लियर है, क्योंकि हम वहाँ क्या करते हैं, द्रव्यमान को नष्ट करते हैं, उससे हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तो कहीं ना कहीं द्रव्यमान वहाँ नष्ट हो जाता है। क्लियर है सारी बातें। चलते हैं इससे अगले वाले अनुपात का नियम। किसका नियम? स्थिर अनुपात का नियम। किसने दिया था? तो वैज्ञानिक का नाम याद रखेंगे, प्राउड नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने दिया था स्थिर अनुपात का नियम। याद रखना, अनुपात क्या होगा? स्थिर होगा। किसने दिया? प्राउड ने। क्लियर है। अब समझेंगे है नियम क्या था। नियम ये था कि ऐसा रासायनिक यौगिक प्रत्येक नियम क्या था? प्रत्येक रासायनिक यौगिक में चाहे वह किसी भी विधि द्वारा किसी भी परिस्थिति में किसी भी स्थान पर बनाया जाए, उपस्थित तत्वों के द्रव्यमान एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं। तुम लोगों के लिए परिभाषा नहीं याद रखनी तो ज़्यादा परेशान नहीं होना। क्या करना है, बस समझ लेना है कि कैसे इसको याद रखा जाए। स्थिर अनुपात प्राउड ने दिया था। किसने दिया था? स्थिर अनुपात प्राउड ने दिया है। क्लियर है। तो क्या नियम था? नियम ये था कि कोई भी यौगिक किसी भी विधि द्वारा बनाया जाए, उसके जो तत्व होंगे उनके भारों का अनुपात सदैव निश्चित अनुपात में होगा। कैसा होगा? निश्चित या स्थिर अनुपात होगा। कैसा होगा? निश्चित या स्थिर अनुपात होगा। कि सर कहना क्या चाहते हो? तो समझो, जैसे जल है, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। क्या है? जल है। जल जानते हो क्या होता है? H2O। ठीक है। अब ये H2O जो है हमारा, मान लो कि हमारे नल वाला है। कैसा है? हेड पंप वाला नल का है, और ये किसी नदी का है। ठीक है। और ऐसे समझो कि ये किसी ग्लेशियर से लेकर आए हैं, बर्फ़ वाला। क्लियर है। और ये समुद्र का है। कितनी जगह का हो गया। और एक हमारी लैब का हो गया। किसका हो गया? लैब का, मतलब प्रयोगशाला का। और भी किसी विधि से भी बना हो। क्लियर है। बारिश का हो, कोई भी हो, कोई सा भी जल है। ठीक है। हमने इतने सारे जल ले लिए। तो अगर हम कहें कि इतनी विधियों से हमने क्या बनाया? जल। तो अब हम इस जल को देखें, सभी प्रकार के जलों को देखें, तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जो है वो स्थिर होगा। स्थिर कितना होगा? तो देखो, इसका जो द्रव्यमान है वो कितना होगा? 2, और इसका कितना हो जाएगा? 16। ये हो जाएगा 1:8। ये चाहे हम लैब में बनाएं तो उसका भी अनुपात 1:8 होगा। ठीक है। क्या होगा? 1:8 होगा। उपस्थित तत्वों के द्रव्यमान कैसे होते हैं? एक निश्चित अनुपात में। तो इसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:8। नदी से लेंगे उसका भी इतना। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी यौगिक किसी भी विधि द्वारा प्राप्त किया जाए, उसके तत्वों के द्रव्यमान का जो अनुपात है वो स्थिर रहता है। कैसा रहता है? स्थिर रहता है। तो उन्होंने नाम रख दिया स्थिर अनुपात का नियम। क्लियर है। पहचान लेंगे। सबसे जरूरी, यहाँ नियम नहीं याद रखने, तुम्हें बस याद रखना है वैज्ञानिक का नाम। पूछ लेगा स्थिर अनुपात का नियम दिया किसने, तो वहां से तुम्हें बस उसका आंसर टिक करना है। क्लियर है। किसने दिया? प्राउड ने। चलते हैं इस नियम पर। इस नियम का नाम क्या है? गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम जो था वो किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने। किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने। याद रखना, हमेशा क्या करना है, हमें जो नियम दे रखे हैं उनके वैज्ञानिकों के नाम याद रखने हैं। पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आएगा यहाँ से। क्लियर है। तो याद रखना। तो डाल्टन ने कौन सा दिया? गुणित अनुपात का नियम। ठीक है। स्थिर अनुपात का प्राउड ने। स्थिर अनुपात का प्राउड ने। क्लियर है। इन्होंने क्या कहा? जब दो तत्व परस्पर रासायनिक संयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं। कहने का मतलब यह कोई भी 2 तत्व हों, जैसे C और O, ये दोनों आपस में क्रिया करें, एक CO बना लें, CO2 बना लें, CO3 बना लें, 2 बना लें या 2 से अधिक यौगिक बना लें। क्लियर है। तब एक तत्व के समान द्रव्यमान से, समान द्रव्यमान किसका है? कार्बन का। देखो, इसका समान, इसका समान, इसका समान ना, तो कार्बन तो सब बराबर है, क्योंकि यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, ये कह रहा है तब एक तत्व के समान द्रव्यमान से संयोग करने वाले दूसरे तत्व के विभिन्न द्रव्यमानों में एक सरल गुणित अनुपात होता है। तो देखो, इसका तो क्या हो गया? ये तो समान हो गया इसका द्रव्यमान। दूसरे तत्व को देखेंगे। दूसरा तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। यहाँ भी ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन। इनका द्रव्यमान देखो कितना होता है? 16। इसका 16 दूनी 32, इसका 16 तिया 48।
तो इसमें अनुपात देखना है। इनका अनुपात कितना हो जाएगा, निकालो। 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48। तो कैसा हो गया, 1:2:3। तीसरा ना लो तो इन दोनों को रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 या 2 से अधिक, 2 में ही देख लो। तो इनका अनुपात कैसा हो गया, 1:2। तो यही कहा है कि दूसरे तत्व के विभिन्न द्रव्यमानों में, इन द्रव्यमानों में एक सरल गुणित अनुपात होता है। कैसा होता है, एक सरल गुणित अनुपात होता है। क्लियर हो गया। ये तो समान है, समान से जस्ट दूसरे वाले तत्वों में एक सरल गुणित अनुपात होता है। यही नियम है किसका, गुणित अनुपात का नियम। चलते हैं अगले नियम पर। क्या है, व्युत्क्रम या तुल्य अनुपात का नियम। याद रखना, इस नियम को दिया था रिचर्ड ने। रिचर कहो, रिक्टर कहो, वैसे इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं रिचर। क्लियर है, वैज्ञानिक का नाम इम्पोर्टेंट है, याद रखना। क्लियर है। क्या था इनका नियम, इन्होंने कहा था जब दो तत्वों के भिन्न भिन्न द्रव्यमान, जब दो तत्वों के भिन्न भिन्न द्रव्यमान अलग अलग किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं। क्लियर है। और यदि इन दोनों तत्वों में कभी संयोग हो तो वे उसी अनुपात में संयोग करेंगे जिसमें वे तीसरे तत्व के एक निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं। ऐसे यहाँ से समझो, जब दो तत्वों के भिन्न भिन्न द्रव्यमान, दो तत्व ले लो, जैसे एक H है और एक Cl है, ठीक है। इनका द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता, जानते होंगे। इसका 1, इसका 35.5, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ही चलते हैं आगे। किसी तीसरे तत्व के, तीसरा तत्व मान लो Na है, तीसरा कौन सा है, Na। तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं। भाई देखो, तुम लोगों ने देखा होगा, यहाँ समझा देते हैं। NaH, एक तो बन जाएगा NaH, पास लिख लेना। एक बन जाएगा NaCl। क्या बन जाएगा, NaCl। तो यहाँ अनुपात देखो, इसका तो हो गया 23 और इसका कितना हो जाएगा 1। सोडियम का 23 और इसका कितना है 35.5। तो इनका कहने का मतलब ये है, एक तो ये हो गया हाइड्रोजन और एक ये हो गया क्लोरीन। जब दो तत्वों के भिन्न भिन्न द्रव्यमान, दो तत्वों का क्या हो गया, भिन्न भिन्न द्रव्यमान अलग अलग किसी तीसरे तत्व के, अलग अलग ही कर रहे हैं तीसरे से। H जो है Na से कर रहा है, Cl जो है Na से कर रहा है, ठीक है। तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं। निश्चित ही है, यहाँ भी 23, यहाँ भी 23। क्लियर है। अब यहाँ से ही ये बात समझनी है, करते हैं। और यदि इन दोनों तत्वों में, किस किस में, हाइड्रोजन और क्लोरीन में कभी संयोग हो, मतलब ये दोनों कभी आपस में मिलें, तो ये उसी अनुपात में संयोग करेंगे, उसी अनुपात में संयोग करेंगे जिसमें वे तीसरे तत्व के साथ एक निश्चित द्रव्यमान में संयोग करते हैं। मतलब यहाँ ये किस तीसरे तत्व के साथ, क्या इसका कितना भार जा रहा है 1, यहाँ तीसरे तत्व के साथ इसका कितना भार जा रहा है 35.5। तो अब जब ये आपस में कभी भी संयोग करेंगे, H और Cl जब भी आपस में जुड़ेंगे तो 1:35.5 में ही जुड़ेंगे। क्लियर है। यही नियम किसका है, व्युत्क्रम अनुपात का नियम है। बात समझ में आ गई। क्लियर है। अगर नहीं समझ में आ रही हो तो और दूसरा उदाहरण उठा सकते हैं। जैसे कार्बन जो है ऑक्सीजन से जुड़ता है CO2 के रूप में, और कार्बन जो है वो हाइड्रोजन से जुड़ता है CH4 के रूप में। क्लियर है। अब इसमें कॉमन कौन है, तो कार्बन देखो 12:32 और यहाँ है 12 कितना हो जाएगा 4। क्लियर है। तो कहने का मतलब ये है, इनका अनुपात तो निश्चित है। अब ये जो दूसरे वाले तत्व हैं, अगर ये कभी आपस में जुड़ेंगे तो ये इसी अनुपात में जुड़ेंगे, 32:4। 4 को काट दो, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, मतलब 8:1 कहो या 1:8 कहो। क्लियर है। अब देखो, जैसे अब ये कभी आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनेगा भाई, H और O, H2O क्या बनाते हैं, H2O। तो भाई H के हो जाएंगे 2, तो 2, उसका कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 1:8। हो गया, नहीं हो गया। तो हमेशा किस अनुपात में मिलते हैं। क्लियर हो गया सबको। ठीक है, चलते हैं। सबसे पहले इसको अगर याद रखने की ट्रिक पूछनी हो तो हमेशा याद रखना, इसमें 3 ही तत्व होंगे, 1 2, इसमें ये तो कार्बन है ही तीसरा, देखो 1 2 3। ठीक है। जब भी पेपर में तुम्हें आएगा तो बस सबसे पहले यही ढूंढा करना। क्लियर है। मैं अभी क्वेश्चन कराऊंगा, इस वीडियो के जस्ट बाद हम तुम्हें इसके क्वेश्चन की वीडियो डालेंगे, तो उस वीडियो को तुम देख लोगे तो ये सारे नियम अपने आप याद हो जाएंगे। अभी तो पहली बार पढ़ रहे हैं तो शायद तुम्हें थोड़े बहुत टफ लग रहे हो, पता नहीं क्या करा रहे हैं।
तो वहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे, क्वेश्चनों को देखेंगे, तो देखते ही तुम्हें आंसर याद हो जाएगा। मैं बस यही कहूँगा, तुम वैज्ञानिकों के नाम याद रखना। क्लियर है। अगला नियम है गैलुसैक का आयतन संबंधी नियम। गैलुसैक का आयतन संबंधी नियम, ठीक है। क्या नियम था? ये नियम जो था, ये था समान ताप और दाब पर। कब? जब ताप और दाब समान हो, उस कंडीशन में यदि गैसें एक दूसरे से क्रिया करें, मतलब गैसें आपस में क्रिया करें, और यदि क्रियाफल मतलब उत्पाद भी गैस हो, तो क्रियाकारी और क्रियाफल गैसों के आयतनों में सरल अनुपात होता है। इनका कहने का ये बस इतना सा मतलब था कि यदि गैसें आपस में क्रिया करें और उत्पाद जो बनता है वो भी गैस हो, तो इन सभी के आयतनों में एक सरल अनुपात होगा। समझ लेते हैं इसको। जैसे कि अगर हमारी नाइट्रोजन गैस जो है वो हाइड्रोजन गैस से संयोग कर ले। किससे? याद रखना, ये भी गैस है, ये भी गैस है, संयोग करे। जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिलते हैं, क्या बनता है? अमोनिया। संतुलित कर लो इसको, इसके कितने होंगे? 3, इसके 2। क्लियर है। अमोनिया भी क्या है? एक गैस है। तो भाई ये नियम लागू हो जाएगा। कब लागू हो जाएगा? जब गैसें आपस में संयोग करें और बनने वाला उत्पाद भी गैस हो। उस कंडीशन में इन्होंने कहा कि इनका ये जो गैसें हैं, अभिकारक और उत्पाद दोनों का जो अनुपात होगा वो एक सरल अनुपात होगा। देखो भाई, इसका कितना आयतन है? इसका 1। हाइड्रोजन के कितने हैं? 3, 1 आयतन, इसका 3 आयतन, और बना कितना है? अमोनिया के 2 आयतन बने हैं। तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा? 1:3:2। क्लियर है। यही क्या होता है? सरल अनुपात का गैलुसैक का आयतन संबंधी नियम है। क्लियर है। गैलुसैक का आयतन संबंधी नियम है। सारी बातें उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गई होंगी। क्लियर है। आप सभी लोगों के लिए हम इन्हीं से संबंधित, किससे संबंधित? रासायनिक संयोग के नियम से संबंधित जितने भी तरह के सवाल हैं वो हम इससे जस्ट अगली वीडियो में लेकर आने वाले हैं। तो आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अब प्रश्नों वाले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।